तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम सीखने वाले हैं एमटीएस के अगले नेक्स्ट पेपर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, ए बी तथा सी का औसत 9 है। कहता है ए तथा बी सी का औसत जो है वो 9 दे रखा है, यानी एवरेज। ठीक है, किसका किसका दे रखा है? ए बी और सी। ए बी सी का जो एवरेज दे रखा है, एवरेज वो हमें 9 दे रखा है। ठीक, तो आप कहेंगे इनका सम क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी का जो सम हो जाएगा, तो डिजिट कितने हैं? 3, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 27 इनका सम हो जाएगा। फिर बी तथा सी का एवरेज 10 है। बी और सी का जो एवरेज है वो हमारे पास 10 है, तो इनका सम क्या हो जाएगा? बी प्लस सी का जो सम हो जाएगा, तो आप कहेंगे 20। पूछ क्या रखा है क्वेश्चन ने? ए का मान ज्ञात करें। तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दे रखा है 27 और बी प्लस सी की वैल्यू दे रखा है 20। तो इसमें से अगर हम बी प्लस सी को माइनस कर दें तो ए का वैल्यू निकल के आएगा 7, जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, दूध और पानी के 60 लीटर मिश्रण में दूध एवं पानी की मात्रा का अनुपात 3:2 है। तो मिल्क और वाटर। ठीक, तो इनका जो रेशियो दे रखा है हमारे पास 3:2 के अंदर। उसके बाद कह रहा है, यदि हम दूध और पानी की मात्रा का अनुपात 1:1 करना चाहते हैं। ठीक है, तो दूध और पानी की मात्रा का अनुपात उसको 1:1 करना चाहता है। ठीक है, तो इसमें तब मिश्रण में कितना और पानी को मिलाना चाहिए? तो कितना और पानी को मिलाना चाहिए? ठीक है, तो वाटर कहता है इसमें कितना हम ऐड करें, जो लास्ट का रेशियो निकल के आए, ऐड करें वाटर को, जो लास्ट का रेशियो निकल के आए 1:1 के अंदर। तो आप कहेंगे हम तो वाटर को ऐड कर रहे हैं, तो दूध का रेशियो क्यों कम जा रहा है? तो हम क्यों ना दूध का, क्योंकि हम दूध के साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, तो दूध को बराबर होना चाहिए। तो दूध कितना था पहले? 3, तो इसको भी 3 करने के लिए यहाँ से 3 का मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं। तो यहाँ से 3 और इसमें भी 3। फिर आप कहेंगे कि पहले वाटर 2 था, अब वाटर 3 हो गया, तो कितने का इंक्रीज हो गया? तो आप कहेंगे 1 यूनिट को, 1 यूनिट का इंक्रीज हो गया। ठीक है, उसके बाद कहता है, अच्छा तो टोटल मिश्रण में अच्छा कितना पानी मिलाया जाए। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 1 का इंक्रीज हुआ, तो आप कहेंगे 3 और 2, टोटल मिश्रण कितना था? 5। तो आप कहेंगे जब हमारे पास रेशियो 5 का था तो उसमें 1 का इंक्रीज हो रहा है, लेकिन हमारे पास मिश्रण है कितने का? तो 60 लीटर का, तो इसमें कितने का इंक्रीज होगा? तो 1/5 × 60, तो आप कहेंगे 12 लीटर। 12 लीटर हमारा आंसर हो जाएगा। तो 12 लीटर जब ही पानी मिलाएंगे तो 1:1 में हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, किसी घनाभ की लंबाई अपनी चौड़ाई की दोगुनी है तथा ऊंचाई उसकी चौड़ाई की आधी है। चलिए भाई, घनाभ की क्वेश्चन आ गए। घनाभ वॉल्यूम देखिए, एल लंबाई, बी बेस और एच हाइट, एल बी एच। ठीक है, अब जो है इसमें कह क्या रखा है, इसकी जो लंबाई है ना वो चौड़ाई की दोगुनी है तथा उसकी ऊंचाई चौड़ाई की आधी है। और क्वेश्चन में दे भी रखा है कि घनाभ की ऊंचाई 2 है। ठीक है दोस्तों, घनाभ की ऊंचाई यहाँ पर 2 दे रखी है और ऊंचाई हमारे पास क्या था? देखिए आप क्वेश्चन को पढ़ें तो कहता है इसकी जो ऊंचाई थी उसकी चौड़ाई की आधी थी। तो इसका मतलब क्या है? चौड़ाई यहाँ पे 4 होगा, तभी तो इसका आधा है। फिर और फर्स्ट में क्या रखा था? लंबाई जो है वो चौड़ाई की दोगुनी है। तो आप कहेंगे जो हमारे पास चौड़ाई 4 है तो लंबाई कितना होगा? 8। ठीक है, यहाँ से ये निकल के आ गया। अब कहता है कि इसकी घन का कोर, यानी एक भुजा, कोर को हम एक भुजा कहते हैं, कितना होगा? जिसका आयतन जो है उस घनाभ के आयतन के समान है। तो आप कहेंगे घन का जो आयतन होता है वो होता है भुजा क्यूब, और घनाभ का जो आयतन होता है LBH, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। ठीक है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो
तो यहाँ से ए क्यूब क्या निकल के आएगा हमारे पास, तो 8 गुने में 4 गुने में 2 सबका अगर मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से निकल के आएगा 64, और ए का जो वैल्यू निकल के आएगा तो आप कहेंगे ये 4 का क्यूब है, तो यहाँ से घन की जो भुजा निकल के आया 4। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, ए किसी निश्चित दूरी को भिन्न गतियों के साथ तय करता है, मतलब डिफरेंस को डिस्टेंस को तय कर रहा है, कौन, ए। ठीक है, उसके बाद इसमें पूछ क्या रखा है कि एवरेज स्पीड क्या होगा। ठीक है दोस्तों, एवरेज स्पीड पूछ रखा है, एवरेज स्पीड। तो आप कहेंगे औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस कितना है उनको ऐड कर लेते हैं। ठीक है, देखिए पहले तो 3 किलोमीटर है, फिर नेक्स्ट 6 किलोमीटर, फिर नेक्स्ट 9 किलोमीटर, तो 9 6 15 और 3 18 किलोमीटर। तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस जो निकल के आया वो 18 किलोमीटर। और टोटल टाइम, तो देखिए टाइम तो हमारे पास नहीं दे रखा है, लेकिन टाइम निकालने का तरीका उसने बता के गया है। वो कह रहा है कि जब 3 किलोमीटर हम चलते हैं तो 9 के स्पीड से चलते हैं, तो आप कहेंगे कि समय बराबर भी होता है दूरी बटे चाल। तो 3 किलोमीटर दूरी को 9 के स्पीड से चलेगा तो आप कहेंगे समय कितना लगा होगा, 1/3। ठीक, प्लस अब नेक्स्ट डिस्टेंस को कितने में कवर कर रहा है, 6 किलोमीटर दूरी को 15 के स्पीड से चल रहा है, तो आप कहेंगे 6 के स्पीड को 15 के स्पीड से चला, यही उसका समय है। समय बराबर दूरी अपॉन में टाइम। ठीक, नहीं दूरी बटे चाल। अब प्लस का, फिर नेक्स्ट में कितने का दूरी, 9 किलोमीटर का, और उसको किसके हिसाब से, 18 के हिसाब से। तो आप कहेंगे इसमें आधा घंटा टाइम लगा होगा। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, हमारा एवरेज स्पीड निकल के आ जाएगा। तो 18 और नीचे का जब भी हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 30 निकल के आएगा, और वो थर्ड पार्ट में हो जाएगा, तो ऊपर उसको चलने पर यहाँ पे 30 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 से 30 में भाग देंगे तो कहेंगे आप 10, यानी 10 प्लस 15 का दूनी 30, तो 6 दूनी 12, और 2 से 15 बार में 1 गुना 15। आप इसे 18 गुने में 30 इसे ऐड कर लें, कितना निकल जाएगा, 5 2 7, और इधर का 37। ठीक है, सभी को गुना करने के बाद 540 बटे 37, ये था किलोमीटर में और ये था आर में, तो स्पीड इसको कैसे निकल के आएगा, 540 बटे 37 किलोमीटर पर आर हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोर्ड मास की। ठीक है, तो बोर्ड मास, और सभी का हम वैल्यू पहले एक्चुअल वैल्यू निकाल के उसके बाद पुट कर देंगे a + b - c के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आता है बोर्ड मास में, तो ब्रैकेट की सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे सॉल्व करने के बाद हमें क्या में निकल के आएगा, 6। ठीक है दोस्तों, 6 निकल के आएगा। चलिए हम इधर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, 6, उसके बाद आप कहेंगे कि 7 गुने और 4 + 2 6, 6 किस में डिवाइड हो रहा है, 3 में, तो आप कहेंगे 3 बटे 6। ठीक, प्लस का, उसके बाद देख लो आप कि 4 में 2 गया तो कहेंगे आप 2। अब यहाँ से 2 बार में कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ से जो टोटल इसका वैल्यू निकल के आएगा 7 बटे 2 और प्लस में 2, तो आप कहेंगे 2 दूनी 4 और 7 11 बटे में 2। तो ए का वैल्यू हमारे पास 11 बटे 2 निकल के आया। उसी तरह हम बी का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। बी का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, देखिए आप पहले इसमें ब्रैकेट का, ब्रैकेट नहीं है ऑफ का, तो ऑफ का 2 तिया 6, आप कहेंगे 6। उसके बाद डिवाइड का, यहाँ पे फिर डिवाइड देंगे 1 बटे में 2, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 बटे में 2 गुना में 4 और प्लस का 2 तिया 6, तो 2 से 2 दूनी 4, 6 और 2 कितना होता है दोस्तों, तो कहेंगे आप 8। नेक्स्ट इसी तरह इसमें डिवाइड कर देंगे तो 3 प्लस का 12 और माइनस का 2, तो आप कहेंगे ये 11 हो जाएगा। देखिए प्लस का 3 माइनस का 2, तो प्लस का 1, उसके बाद 3 में 2 गया 1 और 12 + 1 था तो 13 हो जाएगा दोस्तों, 13। अब हमारे पास पूछ क्या रखा है, a + का b और माइनस का c, इसी के अंदर हम पुट कर देंगे। ठीक है,
इसके अंदर हम पुट कर देंगे। तो चलिए हम इसे पुट करते हैं। तो ए का वैल्यू हमारे पास 11/2 और प्लस बी का जो वैल्यू है वो 8 और सी का जो वैल्यू है 13। तो 11/2 और माइनस का 5, तो आप कहेंगे कि 2 पंचे 10 और 11 में 10 गया तो +1/2। कहीं ना कहीं इसमें हम मिस्टेक कर रहे हैं दोस्तों, एक बार फिर से हम देख लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन मेरा ठीक तो है ना? चलो इसको, यार मैंने क्वेश्चन ही गलत बता रहा है। चलो कोई बात नहीं दोस्तों, यही हमारा आंसर है। हमने क्वेश्चन को थोड़ा रॉन्ग ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। को चालू कर दे तो खाली टैंक को कितने समय में भरेगा, भरने की बात कर रहा है। तो इन दोनों का पहले हम एलसीएम ले लेते हैं। तो आप कहेंगे इनका जो एलसीएम आएगा 165 निकल के आएगा। फिर इनसे जब डिवाइड करेंगे ये 15 आ जाएगा, ठीक है। यानी 1 घंटे में 15 भरता है और ये 1 घंटे में कितने भरता होगा 11। फिर कहता है दोनों को मिल के, ठीक है। आप बताओ 15 भर रहा है और 11 खाली कर रहा है। क्या कर रहा है? 15 भर रहा है और 11 खाली कर रहा है। तो आप कहेंगे उसमें टंकी में जा कितना रहा है? तो 4 जा रहा है, मतलब 4 भर रहा है और भरना कितना? 165। इनको जब आप डिवाइड करेंगे तो देखो 4 चौका 16, ठीक। और बचेगा अपने पास 1 15, 4 तिया 12, ठीक है। बचेगा 2, 4 चौका 16, 1 15, 4 तिया 12, तो बचेगा अपने पास 3, ठीक। तो दशमलव देंगे 0 30, तो 4 सत्ते में 28, बचे में 2, मतलब 43.75 समथिंग आता है, ठीक है। तो ये इनका दशमलव में है। अच्छा, ऑप्शन में क्या दे रखा? 40 घंटे 15 मिनट के समथिंग आएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? 36 छात्रों का समूह की औसत आयु 23 वर्ष है, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 36 छात्रों का जो एवरेज आयु जो है, 36 का एवरेज आयु जो है वो कितना है? 23 दे रखा है, ठीक। उसके बाद कहता है 22 वर्ष की औसत आयु वाले 4 छात्र समूह छोड़ देते हैं, ठीक है। 22 वर्ष की औसत आयु वाले 4 छात्र जो है समूह को वो छोड़ देते हैं। नए समूह की औसत आयु वर्षों में दशमलव तक क्या होंगे, ठीक है। देखो ये तो हो गया इनका एवरेज में। तो आप कहेंगे टोटल में क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे इनका मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल सम निकल के आ जाएगा इसका, ठीक है। तो कर लेते हैं ना। 36 का मल्टीप्लाई 23 से, तो आप कहेंगे 8 और ये, तो यहाँ से मल्टीप्लाई निकल के आ जाएगा 828। 828 इनका क्या निकल के आया? सम निकल के आया। उसके बाद 22 वर्ष की जो औसत आयु वाले था वो 4 छात्र समूह को छोड़ दिया था। तो कहेंगे आप 22 चौका 88 होता है, सम में उसने 88 को छोड़ दिया। तो आप कहेंगे मल्टीपल माइनस में आ जाएगा। तो 8 में 8 गया 0 और इधर 12 में 8 गया 4, बचा है कितना? 740। अब कहता है न्यू एवरेज क्या निकल के आएगा हमारे पास? तो आप कहेंगे 740 तो सम में है और इनमें से 4 छात्र छोड़ के गया, तो यानी मुझे 32 से क्या करना होगा? डिवाइड। अगर हम 32 से डिवाइड करते हैं तो आप इसे ध्यान से देखें। 32 दूनी का 64, ठीक। 32 दूनी का 64 और 64 हमारे पास कितने बच गए हैं? तो आप कहेंगे 10 यानी 100। उसके बाद 32 तिया हाँ, फिर 23 से आ जाएगा और 23 दशमलव आपके पास 8 हो जाएगा। 23 दशमलव देखो ना इसको, 32 दूनी 64 यानी 100 हो गया। 100 में और उसके बाद हम 32 से 96 4 यानी 40, अच्छा 1 आ जाएगा। तो 23.1 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, एक रेलगाड़ी 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 300 सेकंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई 600 मीटर है तब वह एक स्थिर खंबे को कितने समय में पार कर देंगे। इसमें देखिए दोस्तों, एक अच्छी लॉजिक वाली कॉन्सेप्ट है। लॉजिक वाली कॉन्सेप्ट क्या है इसके अंदर? देखो, पहले तो प्लेटफॉर्म को पार कर रही है जिसकी लंबाई 900 मीटर है, उसको 300 सेकंड में पार कर रही है। उसके बाद वही रेलगाड़ी, जो सेम रेलगाड़ी जो है, एक खंबे को भी पार करती है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, तो रेलगाड़ी तो एक ही है ना,
वस्तुएं अलग अलग चीज़ों को पार कर रही है, रेलगाड़ी एक ही है तो सिंपल सी बात होगी, स्पीड भी एक ही होगा। तो हम कहते हैं दोनों का चाल को बराबर कर दें। तो आप कहेंगे कि चाल इज इक्वल टू होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो दूरी, तो पहले देखिए 900 मीटर किसका दूरी है, प्लेटफॉर्म का, और उसके बाद 600 मीटर किसकी दूरी है, तो आप कहेंगे ट्रेन की। इसको जो पार करता है वो 300 सेकंड का समय लेता है, ठीक। उसके बाद 600 मीटर रेलगाड़ी है और खंभे को कितने समय में पार करेंगे, तो खंभे को मान लिया हमने x, खंभे को x समय में, ये 300 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। और एक खंभे को पार करना मतलब अपने आप की डिस्टेंस को पार करना, खुद को पार करना, ठीक है, तो x समय। तो यहाँ से देखिए आप काटपीट करेंगे तो ये हो गया 3 और ये हो गया 2 यानी 5, ठीक है, और 5 से इनका करेंगे तो 120, यानी x की वैल्यू जो निकल के आएगा 120 सेकंड आएगा। अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन में है 2 मिनट जो हमारा आंसर होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, किसी ठोस अर्धगोले का व्यास 35 सेंटीमीटर है, उसका कुल तल का क्षेत्रफल क्या होगा। तल का क्षेत्रफल होता है अर्धगोले का तो वो होता है 3 पाई आर स्क्वायर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। अब देखें आप 3 का 3 और पाई की वैल्यू आपको मालूम है 22/7 और आर हमारे पास 35 सेंटीमीटर व्यास दे रखा है। तो आप कहेंगे व्यास को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो वो मुझे रेडियस दे जाता है, ठीक है, 35/2, ठीक है। अब यहाँ से हम काटपीट कर लेते हैं, 7 एकम 7 है, 7 पचे में 35 और 2 से कितना हो गया दोस्तों, तो 11। अगर हम मल्टीपल करें तो 11 तिया 33, ठीक है। उनके बाद 5 25, 3 5 15, 2 17, 175 मल्टीप्लाई 33/2। इन सभी का जब हम मल्टीपल करें 28875 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, आप लोग उसे ध्यान से पढ़ें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि x रेशियो y रेशियो z 3 4 5 है और x + y + z 96 है। ये तो बहुत आसान है दोस्तों, x y z ये 3 दे रखा है और ये अपने पास 4 दे रखा है और ये 5, और इनका जो सम दे रखा है ना वो दे रखा है 96। तो आप कहेंगे इनका सम कितना हो जाएगा, 5 4 9 3 12, तो 12 यूनिट का जो वैल्यू दे रखा है ना 96 और 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा 8। इसने जेड का पूछ रखा है तो जेड की कितनी है 5, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएंगे, तो आप कहेंगे 5 8 में 40, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे पास बोर्ड मास का, इससे हम पहले क्वेश्चन को नोट कर लिया, अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट की क्रिया को करें तो देखें ब्रैकेट के अंदर जो है ये गुणे का चिन्ह है और ये माइनस का चिन्ह है, ठीक है। तो गुणे और माइनस में पहले तो गुणे का होगा, तो 4 दूनी में 8 और 8 में 3 गया 5, आप कहेंगे यहाँ तक तो 5 निकल गया इस ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखें आप ऑफ वाली क्रिया, तो आप कहेंगे 15 होता है और इसी 15 में हम डिवाइड दे रहे थे 5 से, तो आप कहेंगे यहाँ तक का तो 3 निकल के आया, ठीक है। यहाँ का प्लस का 3 और ये माइनस का 3 तो कट के यहाँ तक के पूरे वैल्यू को 0 निकल के आया मेरे पास। अब हम इधर की ओर चलते हैं, तो इधर देखिए आप क्या कर रहे हैं, 36 से डिवाइड कर रहा है 8 में और मल्टीपल 4, प्लस का 2 डिवाइड कर रहा है 4 और माइनस का 1 और प्लस का हमारे पास इधर 0 निकल के आया। तो आप कहेंगे 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 2 से ये कितने बार में 18 बार में, और यहाँ से 1/2, ठीक। फिर कहेंगे आप 18 प्लस का 1 माइनस का तो कितना निकल के आया 17 प्लस 1/2, 17 प्लस 1/2 तो 17.5, या फिर आप 17.5 को 35/2 इस तरह से आप लिख सकते हैं, जो आपका आंसर होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, आप लोग उसे ध्यान से देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, किसी वस्तु के अंकित मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात रेशियो दिया हुआ है एमपी और एसपी की जो रेशियो दे रखी है वो 12
और 7 दे रखे हैं, यानी 12 की वस्तु को उसमें 7 में बेचा तो छूट कितना परसेंट है, तो रेशियो में कितना छूट दिया, तो आप कहेंगे 5 का किसके ऊपर, 12 के ऊपर मल्टीप्लाई में 100 का। ठीक है, तो यहाँ से 3 चौका में 12 और 25 चौके में 100, तो आप कहेंगे 125/3, जो कि आपका ऑप्शन हो जाएगा ए 41.67 आपका आंसर। हमारा क्या कह रहा है, एक वर्ग की भुजा पहले 10% को बढ़ाया गया। ठीक है, तो 10% की जो वैल्यू होती है वो 1/10 होती है। ठीक है, तो हम कहते हैं पहले भुजा अगर 10 थी और 1 की इंक्रीज हो गई तो अब भुजा कितने हो गई, 11। तो देखिए पहले 10 थी और भुजा कितने हो गई, 11। ठीक है, तो आप कहेंगे कि वर्ग है यानी स्क्वायर है, तो उसका क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, यानी पहले 10 था अब 11 हो गया, तो इनका जो एरिया निकल के आएगा तो 10 का स्क्वायर 100 और 11 का स्क्वायर 121, तो यहाँ से कितने परसेंट की वृद्धि हो गई, तो आप कहेंगे 21% की ये हमारा वृद्धि हुआ पहले वाले पार्ट में। फिर जो कह रहा है कि 20% जो है इसकी भुजा में हम फिर कम कर दे रहे हैं, तो 20% का वैल्यू होता है 1/5। तो आप कहेंगे पहले 5 था और 1 का कमी आ गया, पहले 5 था 1 का कमी आ गया तो 4, तो इनका जो यहाँ से एरिया निकल के आएगा 25 और 4 का 4 कितना हो गया, 16। ठीक है, 16, तो यहाँ से कितने कम हो गया, तो आप कहेंगे 9 का और 25 के ऊपर और मल्टीपल में 100 का, तो 25 चौका 100, तो 9 चौका 36%। 36% जो है ये हमारा कम हो गया है। लेकिन क्वेश्चन ने क्या कह रखा है कि कुल प्रतिशत में कितना परिवर्तन हुआ क्षेत्रफल के अंदर, तो देखिए पहले क्षेत्रफल 21% बढ़ा है, फिर 36% क्या हो गया, कम हो गया। तो यहाँ पर देखिए एक बार तो मैंने इसमें सक्सेसिव लगाया और इसमें भी सक्सेसिव लगाया, एक बार और सक्सेसिव लगाना होगा जो कि हमारा आंसर होगा। देखिए पहले 21% क्षेत्रफल में वृद्धि हुआ पहले वाले में, और नेक्स्ट वाले में कितना हो गया, 36% का कमी हो गया। ठीक है, तो या फिर आप उसे ए बी वाले फार्मूले से बना सकते हैं, और मेरा क्या तरीका है कि 21% का वृद्धि होना, कि पहले 100 था तब हमारे पास 121 हो गया होगा, फिर पहले 100 था और 36 का कम होना यानी 64 रहना। ठीक है, इन सभी का जब मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ पे 1 और 4 जीरो है तो 4 जीरो इसके नीचे डाल दें, और इन दोनों का जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास निकल के आएगा 484 और 672 यानी 4 14 7। ठीक है, देखिए आप मल्टीप्लाई करके 484 और 6 कम 6 बार 6 72 4 814 7 4 2 6 1 7 7, मतलब क्या 7744। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो रहा है, हमारे पास कमी हो रहा है, क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। कितने का डिक्रीज हो रहा है वो आप देख लेते हैं। देखिए 6, फिर 9 में 4 गया 5, फिर 9 में 7 गया 2, फिर 9 में 7 गया 2, तो इतना जो है हमारे पास डिक्रीज हो रहा है किसके अंदर, तो आप कहेंगे सॉरी यहाँ पे कितना था, 4 जीरो था। ठीक, 4 जीरो, और प्रतिशत में बदलने के लिए आप कहेंगे 100 का मल्टीपल करते हैं, तो जब यहाँ से डिवाइड देंगे आप तो 22.56% का क्या था, कमी, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इतनी अच्छी क्वेश्चन एमटीएस ने पूछ रखी थी, और उम्मीद करता हूँ इन सारे क्वेश्चन का पैटर्न जो है ये भी सेम देखने को मिलेगा एनटीपीसी सीवीटी 2 के अंदर, ग्रुप डी के अंदर, हो सकता है नेक्स्ट आने वाले एमटीएस के अंदर, जो कि 5 अक्टूबर से हम लोग का स्टार्ट है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी गोले की त्रिज्या एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई के बराबर है। देखिए एक गोला की त्रिज्या जो है ना लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या के बराबर है। देखिए गोले का जो त्रिज्या है रेडियस वो जो है बराबर है किसके किसके बराबर है, बेलन के आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई के। अच्छा, दोनों का रेडियस और ऊंचाई सेम है। ठीक है, उसके बाद क्या देखा है, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल तथा बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो आप कहेंगे गोले का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, पृष्ठ क्षेत्रफल 4πr², और उसके बाद बेलन का जो होता है तो 2π में r। ठीक है, 2π में r होता है। ठीक है, तो यहाँ से जो कट पिट के निकल के आएगा पाई का पाई से ख़त्म। ठीक है, और देखिए ना इसमें दे क्या रखा था कि गोले की त्रिज्या जो है लंबवृत्तीय बेलन के आधार
आधार जो है त्रिज्या तथा ऊंचाई के बराबर है। दोनों का त्रिज्या का ऊंचाई जो है बराबर है किसके, गोले के। तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4πr² तथा बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है बेलन का वक्र 2πrh। तो यहाँ पर जो है ना r और h दोनों सेम दे रखा था, तो यहाँ पर भी तो r² हो जाएगा। तो आप कहेंगे इन दोनों का कट फिट जब करेंगे तो 2:1 में हमारा आंसर निकल के आएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को आप लोग सही से समझे होंगे, क्योंकि इसमें देखिए गोले का रेडियस जो है ना बराबर है किसके, लंबवृत्तीय बेलन का जो आधार और त्रिज्या था ना वो दोनों के आधार और ऊंचाई जो था ना वो दोनों रेडियस के ही बराबर है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं r=h। अब गोले का जो है पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4πr² और बेलन का होता है 2πr², 2πrh 2πr और h का वैल्यू भी दे रखा था हमारे पास r, तो क्यों ना हम r का r मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी 2πr²। तो यहाँ से कट पीट के क्या निकल आया 2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वस्तु ए और वस्तु बी के लागत क्रमशः 1200 और 1600 रुपये है। वस्तु ए को इतने रुपए में दोनों वस्तु को बेचने पर 25% का लाभ लेता है, वस्तु बी का बेचने का लाभ परसेंट क्या है। तो ये भी तो बहुत अच्छी क्वेश्चन है दोस्तों। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसमें क्या दे रखा था कि वस्तु ए का जो क्रय मूल्य है, यहाँ पे हम ए और बी रेशियो में नहीं ले रहे, ठीक है। तो ए इन दोनों का सीपी दे रखा था, इन दोनों का सीपी दे रखा है, एक का सीपी दे रखा है 1200 और दूसरे का सीपी दे रखा है 1600, ठीक है। 1200 और ये रहा 1600, तो टोटल सीपी कितना हो जाएगा, टोटल सीपी यहाँ से 6 में 2 8 है 2 2800, ठीक है। और सभी को जब उसने बेचा है ना, जब टोटल को उसने बेचा है तो कुल पे उसने क्या लिया है, दोनों वस्तु को बेचने पर 25% का उसने लाभ लिया। तो कितने में बेचा है, टोटल एसपी बेचा कितने में, तो कहेंगे वस्तु तो भाई 2800 का था और 25% का लाभ लिया, यानी 25% का जो वैल्यू होता है 1/4 होता है, यानी 4 की वस्तु को 5 में बेचा है तो 5/4। तो यहाँ से काट पीट करेंगे 7, तो टोटल वस्तु को जो बेचा है उसने 3500 में दोनों वस्तु को। लेकिन उसमें दे रखा है वस्तु ए का जो एसपी दे रखा है ना, वस्तु ए का एसपी वो कितना दे रखा है हमारे पास 1380 रुपये, 1380 रुपये। तो यहाँ से अगर हम माइनस कर देंगे पता चल जाएगा दूसरी वस्तु को हम बी वस्तु का एसपी क्या होगा, बी वस्तु को हम कितने में बेचें। तो 0 10 में 8 गया 2, 4 में 3 गया 1 और 3 में 1 गया 2। 0 10 में 8 गया 2, 4 में 3 गया 1 और 3 में गया 2, यानी 2120 रुपये में हमने क्या कर दिया, दूसरी वस्तु को बेचा है। तो पूछ क्या रखा है कि दूसरी वस्तु को कितने % लाभ पर बेचा। हमने दूसरी को खरीदा कितने में था 1600 में, तो लाभ कितना हो गया हमारे पास, आप उसे निकालें। तो देखिए ये 520 रुपये हमारे पास लाभ आया रुपए में, किसके ऊपर, तो आप कहेंगे 1600 के ऊपर, 1600 के ऊपर, सॉरी दिख नहीं रहा, 1600 के ऊपर और मल्टीपल में 100 का करेंगे तो यहाँ से 2 0 कट हो जाएगा। तो जो कि हमारा आंसर निकल के आएगा, अगर भाग दे तो 16 दूनी 32, यानी 32.5% का हमारे पास लाभ होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, आप उसे ध्यान से पढ़ें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि निश्चित साधारण ब्याज दर पर 500 रुपये की राशि 2 वर्ष में 600 रुपये हो जाती है। देखिए ये तो सिंपल है साधारण ब्याज की, ठीक है। 500 रुपये की राशि है, 2 वर्ष का टाइम दे रहा है और रेट इसने दिया नहीं है और कह रहा है जो ब्याज है वो मतलब अमाउंट है 600 रुपये हो जा रहा है। 500 रुपये लगाया हमने, 600 रुपये उसने दिया, यानी 100 रुपये ही तो ब्याज दिया। आप कहेंगे यहाँ से ये कट गया, ये कट गया, तो आर का वैल्यू जो है 10% हमारे पास निकल के आया, ठीक है। एग्जाम के अंदर ये तो आप इसे ऑरली सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद इसमें क्या रखा है, यदि ब्याज के दर को आधा कर दिया जाए तो 500 रुपये की राशि 2 वर्ष में क्या हो जाएगा। ले यार, अब ये 500 रुपये का ही राशि है, ठीक है, समय भी 2 वर्ष का, लेकिन रेट क्या कर दिया ना 10 के जगह 5 कर दिया, तब इनका ब्याज क्या निकल के आएगा, तो आप कहेंगे 50, 5 दूनी 10 बच्चे 50। ऐसे भी देख लो ना, आप इसे ऑरली इस तरह कर सकते थे कि सब चीज़ सेम है। जब 10% था तो ब्याज मुझे 100 रुपये मिल रहा था, तो अब कहता रेट आधा, तो क्या इंटरेस्ट भी आधा,
50%, तो मतलब इस तरह भी कर सकते थे। इसको आप एग्ज़ाम में ना भी लिखते हैं तो भी आप चलता, ठीक है। मतलब इस क्वेश्चन को अगर पूरी बात करें तो ऑरली आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। 50 रुपये क्या पूछ रखा है, कितनी रुपए हो जाएगी, तो अमाउंट पूछ रखा है। तो 500 रुपये पहले इसका था वो प्रिंसिपल, और 50 का ये था, तो 550 रुपये इनका अमाउंट निकल के आएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, ए ने किसी वस्तु को 15% लाभ पर 1495 रुपये में बेचा, ठीक है। ए है कोई बस व्यक्ति आदमी है, ठीक है। और एसपी जो दे रखा है, एसपी वो 1495 रुपये में किसी वस्तु को बेचा, और बेचा तो 15% के लाभ पर बेचा था। इस पर जो प्रॉफिट लिया था उसने 15% के लाभ पर, तो 15% का वैल्यू 3/20 होता है, यानी 20 की वस्तु को उसने 23 में बेचा है, यानी ये सीपी है और ये एसपी है। यानी ये 23 का वैल्यू दे रखा है और 20 का वैल्यू अगर मुझे चाहिए तो क्रय मूल्य निकल आ जाएगा। लेकिन इसके पहले हम आगे पढ़ लेते हैं क्या कहता है। उसने एक अन्य वस्तु खरीदी जिसका लागत मूल्य पहले खरीदी गई वस्तु के बराबर है। अच्छा, एक अन्य वस्तु को खरीदा और जो कि उसका भी लागत मूल्य जो है पहले खरीदी गई वस्तु के क्या है, बराबर है। तो पहले कितने में खरीदा था, तो आप कहेंगे 23 का इसमें बेचा था, तो 23 यूनिट का ये रहा और 20 यूनिट का निकालना है, तो आप कहेंगे इन्वर्स में हम क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, ठीक। तो यहाँ से मुझे क्या निकल के आएगा, सीपी, क्योंकि हम 20 से मल्टीपल कर रहे हैं, ऊपर में 20 हमारा क्या है, सीपी है। चलिए हम इसका काट पीट करते हैं। देखिए आप इसे 23 पंचे में 115 होता है, ठीक है। और 23 छक्के में होता है 23 सत्ते 14, 6 से कट जाएगा, 3 छक 18, बाकी रहा 1 अपने पास, और 2 छक 12 और 1 13, यानी 138। 3 छक 18 बाकी 1, 2 छक 138। तो हमने ये 6 बार में इसे काट रखा है, ठीक। तो अब यहाँ से माइनस करें हम, तो 8 में हो गया 1 और 1, यानी 115 निकल के आएगा, ठीक है। 115, तो 23 पंचे में 115, तो हमारे पास जो इसका पूरी कट के आएगा 65 बार में आएगा। अगर 65 से हम 20 का मल्टीप्लाई करें तो हमारा आएगा 1300 रुपये सीपी, ठीक। और अन्य वस्तु जो इसने खरीदा था वो 1300 रुपये का ही था। उसके बाद क्या रखा है, उसने इस नई वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा, तो ए ने कुल कितना लाभ कमाया, ठीक है। अब इसको 1300 को जो है ना उसने 10% के लाभ पर बेचा, तो आप कहेंगे 10% का वैल्यू 1/10 होता है, लाभ लिया है 11/10 हुआ होगा, तो यहाँ से कट पीट के कितना आएगा 143, यानी 1430 रुपये, 1430 रुपये। तो इसमें कह रहा है कुल कितना लाभ कमाया। देखिए पहली बात तो इसने परसेंटेज नहीं निकालने को कहा था, ठीक है। परसेंटेज का था तो हमारे पास इनका 10% का आंसर आता, लेकिन इसने कुल कितना लाभ कमाया, तो देखिए 1300 में खरीदा था और 1430 में बेचा, तो यहाँ पे कितना का लाभ कमाया, तो आप कहेंगे 130 रुपये का, 130 रुपये का, पहली बात। और पहले देखिए 1300 का वस्तु था और इसने 1495 रुपये में बेचा था, तो इसमें उसने कितना लाभ कमाया था, तो आप कहेंगे इसमें तो उसने कमाया था कितने, 1495 रुपये में 195 रुपये, 195 रुपये। तो इन दोनों को ऐड कर दें, टोटल क्या निकल के आएगा हमारे पास, तो टोटल हमारे पास लाभ निकल के आएगा। तो ये रहा 5, 9, 3, 12, 1, 1, 2, 325 रुपये हमारा क्या लाभ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, ए तथा बी उसी कार्य को मिलकर 20/3 दिन में, और ए बी सी अगर तीनों मिलता है तो 40/7 दिन में, बी प्लस सी उसी कार्य को कितने दिन में कर लेता है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, अच्छा, और अगला ए प्लस बी मिलता है जब किसी कार्य को, तो 20/3 दिन का समय लेता है, और जब तीनों मिल जाता है ए प्लस बी प्लस सी, तो 40/7 दिन में ही पूरा कर लेता है। तो आप कहेंगे इन सभी का हम एलसीएम लें, तो हमारे पास 40 टोटल वर्क निकल के आएगा, ठीक है। तो यहाँ से ए एक दिन में कितना करता होगा, तो आप कहेंगे 4, क्योंकि टोटल काम 40 है। फिर यहाँ से आप कहें तो 20 दूनी का 40, 2, और 2 का मल्टीपल 3 से कर दें तो 6, यानी एक दिन में 6 करता है। उसी तरह 40/40 तो 1, और 1 का मल्टीपल 7 से कर दें एक दिन में 7। और क्या पूछता है, बी प्लस सी, बी प्लस का सी, अगर हम ए घटा दें तो बी प्लस सी नहीं निकल के आ जाएगा, तो आप कहेंगे ठीक है, तो बी ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में 7 करता है, और ये ए प्लस बी, सॉरी, ए कितने दिन में कर रहा है, ए जो एक दिन में 4 कर रहा है। तो अगर हम 4 माइनस कर दें तो हमारे पास बी प्लस सी निकल के आएगा, एक दिन का यूनिट 3। तो कहेंगे 40 कम था, 3 एक दिन में करता है, 40/3 दिन में क्या कर देगा, वो समाप्त कर देगा।
ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिए गए आंकड़े का बहुलक ज्ञात करें। बहुलक का मतलब क्या होता है दोस्तों, अगर आप समझे तो बहुलक मतलब क्या होता है, जो सबसे अधिक कितनी बार है, सबसे अधिक बार आने वाले नंबर। तो इस क्वेश्चन के अंदर देखिए सबसे अधिक जो नंबर आने वाले हैं वो 3 है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, आप लोग इसे ध्यान से देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी विद्यालय में 150 छात्र है, यदि लड़के तथा लड़कियों की संख्या 4:1 के रूप में है, तो विद्यालयों में लड़कों और लड़कियों की संख्या के बीच का मध्य अनुपात क्या है। देखिए टोटल छात्र, टोटल स्टूडेंट जो है हमारे पास कितना दे रखा है, 150 है, और इन दोनों का जो रेशियो है बॉय गर्ल, इन दोनों का जो रेशियो है 4:1 में। तो आप कहेंगे टोटल इसमें कितना है 5, और इसी 5 का वैल्यू दे रखा है 150, तो आप कहेंगे 1 यूनिट का वैल्यू 30 हो जाएगा। जब 30 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 बॉयज़ हो जाएगा और ये 30 क्या हो जाएगा गर्ल्स। पूछता इन दोनों का बीच मध्य अनुपात ज्ञात करें। अगर आप बेसिक क्लास में पढ़ेंगे मध्य अनुपात का फार्मूला होता है √AB, और √AB करेंगे 120 और 30, तो आप कहेंगे भारतीय में 36 होता है। ठीक है, भारतीय में 36 होता है, 2 जीरो था तो 2 जीरो चढ़ा दिए, तो आप कहेंगे 36 तो 6 का होता है, और 2 जीरो के बदले 1 जीरो, यही हमारा आंसर है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, वार्षिक रूप से संयोजित किसी राशि को चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है, 3 वर्षों के बाद बढ़कर 1,000 रुपये तथा 4 वर्षों के बाद बढ़कर 1,100 रुपये जाती है। तो रेट याद करें, इसमें क्या कौन सी बड़ी बात कर दिया। 3 वर्षों कोई भी देखिए यहाँ से P लगाया इसने, और 3 वर्ष जब इसका टाइम आता है ये 1,000 रुपये बनता है। फिर जब चौथे वर्ष आता है 4 वर्षों के बाद, यानी यहाँ तो 1 साल के ही बाद मतलब 1 ईयर के बाद ये 1,100 रुपये बन जाता है। तो कितना का इंक्रीज कर रहा है, तो आप कहेंगे 100 का किसके ऊपर, 1,000 के ऊपर। परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 जीरो खत्म, तो 10% रेट हो जाएगा। बस एक क्वेश्चन और रह गया दोस्तों। एक क्वेश्चन क्या कह रहा है आप उसे ध्यान से देखें कि ए वह 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जो 3, 4, 5 से विभाजित करने पर 1, 2, 3 शेषफल देती है, तो ए के अंकों का योग कितना हो जाएगी। तो ए के अंकों का योग, देखिए दोस्तों अगर सबसे छोटी संख्या की बात करें ना, तो हम कहेंगे सबसे पहले कि 3, 4, 5 का ना आप एलसीएम निकाल लीजिए आप, तो एलसीएम कहेंगे आप 60 हो जाएगा। ठीक है, होनी चाहिए, मतलब ए जो दिया है ना वो 3 अंकों की संख्या है। कितने, 3 अंकों की। यहाँ तो 2 ही अंकों की मैंने ज्ञात किया है, इसको 3 अंक बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 120 क्या 3 अंक की नहीं है, तो आप कहेंगे हाँ 3 अंकों की है। और इन दोनों में क्या है ना कि शेषफल 1, 2, 3 देता है, यानी 1, 2, 3, तो आप कहेंगे शेषफल तो समान दे रहा है, तो कितना दे रहा है, तो 2 का डिफरेंस है, इसमें आप 2 का माइनस कर दें तो निकल के आएगा 118। और इन दोनों को उसके बाद कहता है इनके अंकों का योग क्या निकल के आएगा। इन सभी का ऐड करने के बाद कितना हो जाएगा, 8, 2, 10 हो जाएगा, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आज के लिए इतना ही। सॉरी दिख नहीं रहा क्या। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए हम इतना ही। अब हम नेक्स्ट डेज के लिए तैयारी करेंगे, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें अपने इस चैनल को, और अपने उन दोस्तों को बीच पहुंचाएं जो कि NTPC CVT 2 और ग्रुप D वगैरह देने वाले हैं। तो धन्यवाद, थैंक यू।